नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आबंध लंबाई क्या होती है, आबंध कोण क्या होता है और आबंध ऊर्जा क्या होती है। इसके बारे में आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये 6वां लेक्चर है यूनिट 4 का, क्लास 11 केमिस्ट्री का। और अगर आपको सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देखना हो तो धनकर केमिस्ट्री लेक्चर्स यूट्यूब चैनल को खोलिएगा। वहाँ पर आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज के बाद में वीडियोस के बाद में प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पर अलग अलग यूनिट की प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट में किसी में 10 वीडियो, किसी में 20 वीडियो, किसी में 15 वीडियो, अलग अलग यूनिट के हिसाब से वीडियो बने हुए। तो वहाँ पर जाके आप सिस्टमेटिक अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो और सिस्टमेटिक सभी वीडियो देख सकते हो। हाँ, जब आप वीडियो देखो तो उस टाइम पर कम से कम बुक्स का सहारा लेना, और जब आप वीडियो देखो तो ईयरफोन कान में लगा के सिस्टमेटिक तरीके से बैठ के देखो, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, तो आपको 100% हमारे वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। अब बात करें आज का जो लेक्चर है, इसमें अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आबंध लंबाई की, बॉन्ड लेंथ के बारे में। ध्यान रखना, आबंध लंबाई कहूँ तो भी सही है, बंध लंबाई कहूँ तो भी सही है। जब बात आती है बंध की, तो बंध की जब भी बात आती है तो क्या कहते हैं कि 2 एटम जो हैं वो किससे बंधे रहते हैं? बंध से। उनके बीच में अट्रैक्शन है वो किसके कारण है? बंध के कारण है, बॉन्ड के कारण है। तो कोई भी जो एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है? बंध पाया जाता है। अब ये बात करेंगे कि जैसे हाइड्रोजन के बीच में ये बंध है, कार्बन के बीच में बंध हो सकता है, क्लोरीन के बीच में बंध हो सकता है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस क्या है? तो ये मान लें कि हाइड्रोजन का नाभिक, ये परमाणु और ये परमाणु, इनके दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कह दूं मैं? बंध लंबाई कह दूं, आबंध लंबाई कह दूं। ऐसे कार्बन के बीच की डिस्टेंस देखना है तो यहाँ पर ये कार्बन का परमाणु हो गया, नाभिक से लेके यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन कोश है ना, ये क्या है? कोश है कार्बन के। दूसरा परमाणु ये और ये, तो इसके और इसके नाभिक के बीच के ये डिस्टेंस को क्या कहूँगा मैं? आबंध लंबाई कहूँगा। ध्यान रखना, होता क्या है कि कोई भी जो परमाणु रहते हैं उनके क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जैसे हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये है इसका नाभिक, ये इसका नाभिक है। तो नाभिक के बीच में वैसे प्रतिकर्षण होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं? एक कंडीशन होती है जहाँ पे परमाणु सबसे नज़दीक आ जाते हैं, उससे और नज़दीक नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों जो है बराबर हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी आबंध लंबाई की। आबंध लंबाई में जैसे कि बात करें कि बंध बनाने के पश्चात अणु में परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर ये बात करूँ कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ये दूर हैं दोनों परमाणु। अब ये दोनों जब पास में आ रहे हैं तो एक कंडीशन उससे होती है कि मैक्सिमम पास में आ गए। ठीक है, इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन का जो नाभिक ये है और इस हाइड्रोजन का नाभिक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है? आबंध लंबाई है। वही क्या है? बंध लंबाई है। समझ में आ रहा होगा आपको कि बंध बनाने के पश्चात अणु में परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। ये अणु हो गया और इस अणु में दोनों जो हाइड्रोजन हैं, दोनों परमाणु जो हैं, एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। उनके बीच की यह दूरी क्या कहलाती है? बंध लंबाई से दर्शाई जाती है। अतः बंध लंबाई बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी होती है। बंध लंबाई बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी पर डिपेंड करती है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कार्बन एटम बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा? बड़ा एटम है तो इसकी क्या होगी? बंध लंबाई ज़्यादा होगी। सिलिकॉन और बड़ा है तो सिलिकॉन के बीच में यदि बंध बन रहा है तो ये बंध लंबाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। यदि परमाणुओं का आकार बढ़ रहा है तो दोनों परमाणुओं के, एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कह रहे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बंध लंबाई भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बंध लंबाई भी क्या होती जाएगी भैया? बढ़ती जाएगी। समझना, जैसे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई कम हो सकती है, फिर कार्बन के बीच की बढ़ जाएगी, फिर क्लोरीन के बीच की बंध लंबाई और ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु का आकार बड़ा है तो बंध लंबाई और बढ़ सकती है। ये होता है इसमें। जैसे कि आपके सामने अभी मैं बात करूं कि कार्बन, ये जो बंध लंबाई जो ज्ञात की जाती है,
ये अपनों ने एटॉमिक रेडियस वाला जो पार्ट पढ़ा है, परमाणु त्रिज्या वाला जो पार्ट पढ़ा है, उस पार्ट को जाके देखिएगा। अपन किसी की एटम की रेडियस को इमेजिनेशन करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या से। किससे इमेजिनेशन करते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या से। अब सहसंयोजक त्रिज्या जो होती है, एटॉमिक सहसंयोजक त्रिज्या कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की आधी, है ना, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की आधी, इसको क्या कह रहे हैं? सहसंयोजक त्रिज्या। तो ये जो रेडियस निकल गई है, ये क्या निकल गई? एटम की रेडियस निकल गई है, किसी एटम की रेडियस निकल गई है, त्रिज्या निकल गई है। अब जैसे कि कार्बन की जो त्रिज्या है, कार्बन की जो रेडियस है, कार्बन की त्रिज्या कितनी होती है? कार्बन की त्रिज्या होती है 0.77 अंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 0.77 अंगस्ट्रॉन कार्बन की जो है रेडियस होती है। और क्लोरीन की रेडियस जो होती है, क्लोरीन की त्रिज्या जो होती है, क्लोरीन की त्रिज्या जो होती है वो होती है 0.99 अंगस्ट्रॉन। ये लिखा मैंने 0.99 अंगस्ट्रॉन। अंगस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं रेडियस को। अब मैं कहूँ कि कोई कार्बन और कार्बन, इनके मध्य की दूरी कितनी होगी? तो कितनी होगी? 0.77 प्लस 0.77, ये हो जाएगी कार्बन कार्बन के बीच की दूरी। तो ये क्या हो गई? बंध लंबाई हो गई। कितनी हो जाएगी? 1.54 अंगस्ट्रॉन आएगी। कितनी आएगी? 1.54 अंगस्ट्रॉन। मतलब इस कार्बन का नाभिक और इस कार्बन की नाभिक, इसके बीच की दूरी, ये क्या कहलाई? बंध लंबाई। मतलब ये वाली जो रेडियस है ये 0.77 अंगस्ट्रॉन, ये वाली 0.77 अंगस्ट्रॉन। तो 0.77 दोनों जोड़ लिया तो 1.54 अंगस्ट्रॉन बन गया। अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो एक क्लोरीन की जो सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी आएगी? 0.99 अंगस्ट्रॉन। तो 0.99 प्लस 0.99 जोड़ लीजिए, 0.99 और 0.99 कितना होगा? 1.98 अंगस्ट्रॉन, 8 अंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 1.98 अंगस्ट्रॉन होगी। अगर मैं बात करूं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो कार्बन की त्रिज्या कितनी है? 0.77 प्लस क्लोरीन की कितनी है? 0.99। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 0.77 और 0.99, तो ये आ जाएगी 1.76 अंगस्ट्रॉन। ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? कार्बन और क्लोरीन के, ये वाली कार्बन और क्लोरीन के बीच की, ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच की, और ये कार्बन कार्बन के बीच की। तो मेरा कहने का आप मतलब समझ गए होंगे। ये होती है, क्या होती है, ये जो है, ये बीच की दोनों की ये मिला दिया, तो इसको ही क्या कह रहे हैं अपन? आबंध लंबाई, आबंध लंबाई या बंध लंबाई। एक बार और रिपीट करते देखो कि बंध बनाने के पश्चात, बंध बनाने के पश्चात, देखो अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। तो बंध बनाने के पश्चात अणु में परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। उनके बीच की यह दूरी, बीच की दूरी बंध लंबाई से दर्शाई जाती है। अतः बंध की बंध लंबाई बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी पर निर्भर होती है, दूरी होती है। इसे सामान्यतः अंगस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं। अब बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक लिखें परमाणु का आकार। तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, बंध लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये लिख सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई बढ़ती है। परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। यहां तक क्लियर हो गया? परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। जितना परमाणुओं का आकार बड़ा होगा उतनी बंध लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दो परमाणुओं का आकार छोटा है तो उनके बीच के नाभिकों की दूरी कम होगी, और नाभिकों के बीच की दूरी कम होगी तो बंध लंबाई भी क्या होगी? कम होगी। यहां तक समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है बंध बहुलता। कौन सा है? बंध बहुलता। अगला पॉइंट है बंध बहुलता। बंध बहुलता से तात्पर्य यह है कि यदि दोनों परमाणुओं के बीच में बंध की संख्या बढ़ती जाए, मैं कहूं आपसे कि यहां पर ले लिया मैंने
ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ ले लिया मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि बंध बहुलता या बंध संख्या बढ़ने पर, है ना, या लिख सकते हैं दो बंध संख्या बढ़ने पर, मतलब दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, है ना, बंध संख्या बढ़ने पर क्या होती है, बंध लंबाई कम होती है, बंध लंबाई कम होती है। देखिए यहाँ पर की जो बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, 1.54 अंगस्तान। कितनी होती है, 1.54 अंगस्तान। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 अंगस्तान। ठीक है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो और बॉन्ड लेंथ कम हो गई, 1.20 अंगस्तान। तो बंध बहुलता मतलब बंध संख्या बढ़ने पर दो परमाणुओं के बीच बंध लंबाई क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि और बॉन्डिंग अगर और ज़्यादा होती जा रही है तो वो परमाणु क्या होते जा रहे हैं, और नज़दीक आते जा रहे हैं, और नज़दीक आ रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बंध संख्या बढ़ने पर क्या होगा, बंध लंबाई में क्या होगी, कमी आएगी। समझ में आ गया। एक और है, तीसरा है अनुनाद का प्रभाव। अनुनाद का प्रभाव, अनुनाद का प्रभाव। तो कुछ क्या होते हैं अनुनाद के कारण, अनुनाद जैसे बेंजीन रिंग होती है उसमें अनुनाद पाया जाता है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, हर कार्बन से ऐसे हाइड्रोजन अटैच रहता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, हर कार्बन से क्या रहता है, हाइड्रोजन अटैच रहता है। अब इसमें ये बॉन्ड यहाँ पर पाया गया तो अनुनाद जब होता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाए। तो स्थिति क्या होती है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड इसके बीच में बना लिया और यहाँ वाला बॉन्ड इधर बना लिया मैंने। समझना आप, ऐसे हो गया। तो ये इसको क्या कह रहे हैं अपन, अनुनाद। मतलब ये डबल बॉन्ड अपनी जगह फिक्स स्टेबलाइज नहीं है, पूरी रिंग में सर्कुलेट कर रहा है, इधर का इधर, इधर का उधर, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो ऐसे सर्कुलेशन चल रहा है। तो ये क्या है, बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। तो अपन जब इमेजिनेशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब इमेजिनेशन करोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी मानोगे आप, 1.54 अंगस्तान मानोगे। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी मानोगे आप, 1.34 अंगस्तान मानोगे। कितनी मानोगे, 1.34 अंगस्तान मानोगे। लेकिन ये दोनों ही नहीं होती हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बेंजीन के जो हर एक बंद कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर घुस गया था और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर घुस जाता। तो इस तरह से जो बेंजीन की जो है आबंध लंबाई जो होती है वो होती है एक्चुअल में 1.39 अंगस्तान। मतलब कुल मिला के यहाँ की भी 1.39 अंगस्तान होती है, यहाँ की भी 1.39 अंगस्तान होती है। समझ में आ रहा है आपको, दोनों जगह की 1.39 अंगस्तान होती है। मतलब अनुनाद के कारण भी क्या होगा, 1. एवरेज अगर देखेंगे तो आबंध लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। 1.54 की जगह कितनी हो गई, 1.39। तो लिखेंगे कि अनुनाद के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण बंध लंबाई कम होती है। समझ में आया। देखो 3 प्रभावित करने वाले कारक बताए। पहला कारक मैंने बताया परमाणु का आकार। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, जैसे कि ये परमाणु हैं, ये परमाणु छोटे छोटे परमाणु हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये बंध लंबाई, तो परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आबंध लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया। फिर अपनों ने बात करी कि बंध बहुलता, मतलब बंध संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, क्या हो रहा है, बंध लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर अनुनाद प्रभाव, तो अनुनाद प्रभाव के कारण भी क्या होगा, रिजोनेंस के कारण क्या होगा, बंध लंबाई में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो ये 3 तो प्रभावित करने वाले कारक हो गए, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और ये आबंध लंबाई क्या है इसके बारे में हो गया कि बंध बनाने के पश्चात अणु में परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, उनके बीच की यहाँ दूरी क्या कहलाती है, बंध बनाने के पश्चात किसी अणु के 2 परमाणु एक निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो बंध लंबाई द्वारा दर्शाई जाती है। बंध लंबाई बंध बनाने वाले परमाणुओं के
नाभिकों के मध्य की दूरी होती है और इसको अंगुष्ठान में व्यक्त करते हैं। मेरे हिसाब से भैया आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन समझते हैं आबंध कोण। हाँ तो साथियों, अपनों ने आबंध लंबाई बहुत अच्छी तरह समझ लिया। अब समझते हैं अपन आबंध कोण। किसकी बात करें अपन? आबंध कोण की, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। और आबंध कोण से किसी भी अणु की संरचना समझने में बहुत काम में आता है। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप स्ट्रक्चर समझोगे तो बहुत ज़्यादा आबंध कोण काम में आने वाला है। तो आबंध कोण कुछ नहीं है, अपन जैसे कि कभी परमाणुओं की परिकल्पना करते हैं तो परमाणु जो होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि आपके सामने ये लिया, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ले लिए, तो ये बन गया भैया CO2 बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? CO2 बन गया। अब यहाँ पर देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, तो ये क्या एंगल हो गया? कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया। ऐसे ही अगर मैं करूँ कि BF3, तो BF3 में एक बोरान है और 3 फ्लोरीन है, तो ऐसे जुड़े रहते हैं, ये F और ये F। कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं कि ये लिया मैंने MgCl2, तो ये Mg और ये Cl और ये Cl, कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं CH4 की, तो ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री और 28 डेश। तो अलग अलग तरह के जो है बॉन्ड एंगल होते हैं अलग अलग एटम में। जैसे बात करूँ मैं SF6 की बात करूँ, ये SF6 होता है ऐसे, और इसमें जो है बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का होता है, समझना। तो ये बॉन्ड एंगल जब कोई एक परमाणु है ना, जब 2 परमाणु, या बोले 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो जब 2 परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं, ये 2 परमाणु मानो इसको, जब 2 परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ ये अलग बंध बना रहा है और ये अलग बंध बना रहे हैं, समझना। जब 2 परमाणु ये और ये किसी तीसरे परमाणु के साथ अलग अलग बंध बनाते हैं, अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं, तो कितने बंध बन गए? 2 बंध बन गए। अगर यहाँ पे 3 परमाणु किसी चौथे परमाणु के साथ अलग अलग बंध बनाते हैं तो 3 बंध बन जाएंगे, सिंपल है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर यहाँ लिखूंगी जब 4 परमाणु किसी 5वें परमाणु के साथ अलग अलग बंध बनाते हैं तो 4 अलग अलग बंध बन जाएंगे। समझ रहे हो ना? यहाँ पे जैसे कि 2 परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ अलग अलग बंध बनाते हैं तो 2 बंध बन रहे हैं, ये 2 बंध बन रहे हैं। यहाँ पे 3 परमाणु किसी चौथे परमाणु के साथ में अलग अलग बंध बनाते हैं तो कितने बंध बन रहे हैं? यहाँ पर 3 बंध बन रहे हैं। यहाँ पर 4 परमाणु, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 परमाणु किसी 5वें परमाणु के साथ अलग अलग एक साथ कितने बंध बना रहे हैं? 4 बंध बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? बंध कोण या बॉन्ड एंगल कहलाता है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से एक बार और। जब 2 परमाणु, यहाँ के लिए बात करें, जब 2 परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ में अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं, एक बंध ये हो गया, एक बंध ये हो गया, समझना। ठीक है, अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं तो 2 बंध बनते हैं। इन 2 बंधों के बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। जैसे A तथा B परमाणु C परमाणु के साथ कौन सा? एक तो AC तथा BC बंध बनाए, तो AC तथा BC के मध्य के कोण को क्या कह रहा हूं मैं? आबंध कोण कह रहा हूं, या बंध कोण कहूं तो भी दिक्कत नहीं है, आबंध कोण कहते हैं। इसे ACB बंध कोण कहते हैं और इसे डिग्री में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है भैया? डिग्री में व्यक्त किया जाता है। और यह स्पेक्ट्रमी विधि से ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा अणु या आयन की आकृति जानने में मदद मिलती है। किस में जानने में मदद मिलती है? आकृति। तो जैसे कि इसकी आकृति क्या है? रेखी है। ऐसा अणु है तो उसको क्या कह रहे हैं? 180 डिग्री का कोण आ रहा तो कह रहे रेखी है। अगर ऐसी आकृति आ रही तो उसको कहेंगे अपन आगे जाके समतल त्रिकोणीय है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो जब ऐसी आकृति आ रही तो इसको कहोगे आप चतुष्फलकीय है। CH4 की आकृति चतुष्फलकीय है, इस आकृति को कहेंगे अपन अष्टफलकीय है। ये अपन आगे बात करेंगे आकृति जब समझाएंगे तब कि कैसे अष्टफलकीय है, कैसे चतुष्फलकीय है। ओके,
अब जो बॉन्ड एंगल है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ ये चीज़ें। चाहो तो अगर आबंध कोण की डेफिनेशन आए तो आप ये लिख के आ सकते हो इतना सा कि ये आबंध कोण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है केंद्रीय परमाणु की संकरण की अवस्था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अधिकतर जो एलिमेंट जो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो केंद्रीय एटम है, केंद्रीय एटम पर एक संकरण की अवस्था देखी जाती है, जो अपन संकरण की आगे बात करेंगे। तो यदि sp संकरण होता है तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। यदि sp2 संकरण है तो कितना बनेगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। यदि sp3 संकरण है, ठीक है, sp3 संकरण है तो कितना एंगल बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनेगा। तो ये चीज़ें हैं संकरण के ऊपर डिपेंड करती हैं कि केंद्रीय परमाणु के ऊपर संकरण कौन सा है। जैसे CH4 की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु पर कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। तो यहाँ पर बंध कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। sp2 जैसे कि मैंने लिखा था अभी BCl3, ये BCl3, इसमें बोरान पर कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। तो बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है आपको, 120 मिल रहा है। यहाँ पर sp संकरण है तो बॉन्ड एंगल कितना मिल रहा है आपको, 180 डिग्री मिल रहा है। तो ये चीज होती है कि केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, ये केंद्र में है, उसको क्या कह रहे हैं, केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु की संकरण की अवस्था के ऊपर भी क्या होता है, बंध कोण डिपेंड करता है। यदि संकरण sp है तो बंध कोण कितना होगा, 180। यदि संकरण sp2 है तो बंध कोण कितना आएगा, 120। समझ में आ रहा ना, 120 आएगा। यदि बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का तो संकरण क्या है, sp3 संकरण है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब संकर ऑर्बिटलों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति क्या होता है, संकर ऑर्बिटलों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि एक तो ये ले लिया अपनों ने CH4, ये CH4 क्या लिया अपनों ने, ये CH4 में ये इनको कहते हैं, जो ये बंध बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। तो सभी बंध जो हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जो इसमें क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब बंधी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि यहाँ पे अमोनिया की बात करूंगा, तो अमोनिया में ये NH3, अब इसमें क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये होता है बेटा एकांकी इलेक्ट्रॉन और युग्म, इसको कहता हूं मैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, इसमें है तो sp3, ये भी sp3 है ना, sp3 संकरित ऑर्बिटल है ये चारों, है ना, चारों sp3 संकरित ऑर्बिटल है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, घट गया। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो कितना 109 डिग्री है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये बंध कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो संकर ऑर्बिटलों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, तो ये कहेंगे कि संकर ऑर्बिटलों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण बंध कोण का मान घट जाता है। जैसे मेथेन में, मेथेन मतलब CH4 मतलब मेथेन में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जबकि अमोनिया में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट की जगह 107 डिग्री रह जाता है। कितना रह जाता है, 107 डिग्री रह जाता है। तो ये चीज़ आप इमेजिनेशन करना। फिर एक केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता, क्या बात कर रहे हैं अपन, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता। तो ऋण विद्युतता की जब बात करें तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं ये। जैसे कि ये बात करो NH3, ठीक है, ये NH3, और ये लिख रहा हूं PH3, और ये लिख रहा हूं मैं ASH3। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर ये इन सभी में अगर सबसे ज्यादा है तो नाइट्रोजन ज्यादा ऋण विद्युती होगा। नाइट्रोजन ज्यादा ऋण विद्युती है, और आर्सेनिक क्या है, कम ऋण विद्युती। आर्सेनिक क्या है, कम ऋण विद्युती इन सब में, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर से इधर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतता क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम होगी सेंट्रल एटम की, ये केंद्रीय परमाणु की, वैसे वैसे बंध कोण का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो जो अमोनिया का जो है, अमोनिया का कितना है, 107 डिग्री बंध कोण है। तो इससे इसका जो बंध कोण होगा कम होगा, और इसका और कम होगा। तो ये केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता बढ़ने पर बंध कोण का मान बढ़ता है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जिनमें
केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता अधिक होती है, उनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे अपन नीचे चलेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल और क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये कहानी हो गई अपने आबंध कोण की। आबंध कोण क्या है, आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक, केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था समझा दिया मैंने, फिर संकरण ऑर्बिटलों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, फिर बताया मैंने केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता के बारे में। ये केंद्रीय परमाणु कहते हैं इसको। तो केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा इसकी है, तो आबंध कोण सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर जैसे जैसे नीचे चल रहे कम हो रही तो आबंध कोण का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा भैया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब जो है अपना लास्ट टॉपिक बचा आबंध ऊर्जा के बारे में। मिटा रहा हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं आबंध ऊर्जा के बारे में। आबंध लंबाई कंप्लीट हो गया, आबंध कोण कंप्लीट हो गया, अब बात कर रहे हैं आबंध ऊर्जा की। तो साथियों कल्पना कीजिए कि दो ही एटम हैं, अलग अलग एटम हैं, ठीक है, ये दूर दूर हैं। अब ये दोनों एटम जब पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या ना किसका निर्माण होगा, बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो बंध जब बनेगा, जब बंध बनेगा तो ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। यहाँ पे बनेगा, बंध बनेगा, बंध बनेगा, तब क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। समझना, बंध जब बनेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब बंध तोड़ेंगे, बंध तोड़ेंगे, जब बंध वापस तोड़ेंगे और वापस आपको मिल रहा है अलग अलग एटम, ए एटम और ये एटम, तो क्या होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, अवशोषित होगी। ध्यान से सुनिएगा, अवशोषित होगी। तो कुल मिला के जब बंध बनेगा तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई उतनी ही उस बंध को जब तोड़ा जाएगा तो उतनी ऊर्जा वापस लगेगी। तो उस कंडीशन में ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी। जब बंध बनेगा, जब दो एटम पास पास में आएंगे तब क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब उस बंध को तोड़ा जाएगा तो वापस एनर्जी क्या होगी, लगेगी, तब उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, ऊर्जा अवशोषित होगी। देखिए साथियों, परमाणुओं द्वारा बंध बनाने में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। दो अलग अलग एटम हैं, चाहो कुछ भी एटम मान लो, चाहो आप हाइड्रोजन मान लो कि दो हाइड्रोजन अलग अलग एटम हैं, और इससे क्या बन रहा है, ये H बन रहा है। वापस इस बंध को तोड़ेंगे, बंध को तोड़ेंगे तो ऊर्जा अवशोषित होगी, तो वापस क्या होगा, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई उतनी ऊर्जा वापस इसको तोड़ने में लगेगी। ध्यान से, परमाणुओं द्वारा बंध बनाने में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तथा बने हुए बंध को तोड़ने के लिए इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझना, परमाणुओं द्वारा बंध बनने में, दो अलग अलग एटम हैं, परमाणुओं द्वारा बंध बनने में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तथा बने हुए बंध को तोड़ने में, वापस इसको तोड़ेंगे, तोड़ने में इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया होगा आपके माइंड में, फिट हो गई होगी बात। पदार्थ की गैसीय अवस्था में एक मोल बंध, यहां पर जो बंध को तोड़ने की बात करी जाती तो अणुओं की संख्या बहुत छोटी संख्या है, ठीक है, तो इसको किसमें बताया जाता है, मोलों में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, मोल्स में बताया जाता है कि बंध टूटे हैं। अणु में नहीं बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, एक मोल, और एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अणु होते हैं। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में एक मोल बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की कम से कम आवश्यक मात्रा बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। और इसे जो बंध ऊर्जा है उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे भैया, अपन किलोजूल प्रति मोल, किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, किलोजूल मोल इनवर्स में व्यक्त करते हैं। बंध की बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, वापस वही बातें आ गई कि बंध की बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि जैसे कि कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, उनका छोटा आकार है। यदि छोटा आकार है तो बंध लंबाई कम है, और बड़ा आकार है तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के जितनी बंध लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, तो बंध लंबाई ज़्यादा होने पर, बंध लंबाई ज़्यादा होने पर बंध ऊर्जा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और बंध लंबाई कम होने पर बंध ऊर्जा
अधिक होगी, अधिक होती है। देखिए अगर ये जो है, एक तो ये बॉन्ड तोड़ना और ये बॉन्ड तोड़ना, दोनों में से, तो इस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी, ठीक है। और जब इस बंध को बढ़ने में, अगर ये वाला बंध, ये दो एटम है, बड़े बड़े एटम है, जब ये एटम जो है आपस में जुड़े होंगे तब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, बंध बढ़ने में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो भी कम हुई होगी। और जब दो छोटे छोटे एटम हैं, अगर छोटे छोटे एटम हैं तो उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो छोटे छोटे एटम है उस कंडीशन में ऊर्जा ज़्यादा रिलीज हुई। क्या हुई? ज़्यादा ऊर्जा रिलीज हुई। तो वह जब वापस इस बंध को तोड़ने में एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर, परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध ऊर्जा के मान में क्या होती है? कमी आती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ने पर, परमाणु का आकार जितना ज़्यादा होता है उतना ही वे कम एक दूसरे के निकट आ पाते हैं। जितना बड़ा आकार होगा वो उतने पास में निकट नहीं आ पाएंगे, उनके नाभिक एक दूसरे से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। तो उस कंडीशन में उस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया पॉइंट कि परमाणु आकार, तो परमाणुओं का आकार अधिक होने पर बंध ऊर्जा का मान आबंध ऊर्जा के मान में क्या होती है? कमी आती है। नेक्स्ट है बंध बहुलता। बंध बहुलता तो अभी जस्ट अपनों ने बात करी थी, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि बंध बहुलता मतलब बंध संख्या बढ़ रही है। बंध संख्या बढ़ने पर उन बंध को तोड़ने के लिए क्या होगा? ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बंध संख्या बढ़ने पर उन बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप आबंध ऊर्जा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब तीन बंध बने तो क्या हुआ? ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित हुई। अब उन तीन बंधों को तोड़ने में वापस ज़्यादा ऊर्जा लगेगी बजाय इसके, ठीक है। तो जैसे जैसे बंध बहुलता बढ़ेगी, जैसे जैसे बंध संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? आबंध ऊर्जा के मान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। समझ में आ गया? बंध बहुलता, बंध संख्या जितनी अधिक होगी आबंध ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। बस ये लिखना आपको, ठीक है। तो बंध बहुलता किसे कहते हैं? कि दो परमाणुओं के मध्य एक बंध बना हुआ, एक बंध के बाद में और बंध बने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो गई? बंध बहुलता हो गई। इसको क्या कहूँगा मैं? बंध बहुलता कहूँगा। तो साथियों आपकी अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ है। आबंध लंबाई क्या है, आबंध कोण क्या है और आबंध ऊर्जा क्या है, ये तीनों टॉपिक आपके अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिए और अपने साथियों को वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।